तो कल हो चुका था हमारा फिजिकल क्वांटिटी हमने देख लिया था, ठीक है, यूनिट्स देख ली थी, फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली थी। आगे की चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट हो गया था, यूनिट कंप्लीट हो गया था, फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई थी। मैं एक चीज़ बताया था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ मैं 100 किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो रहा था, ये एक नंबर था और ये उसकी यूनिट थी। यूनिट कैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो सब जगह पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को कल मैंने एक राजा वाला भी कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या हुआ कि जो बार्टर सिस्टम है, जो एक्सचेंज सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ताकि किसी को घाटा ना हो ना किसी को फायदा हो, ठीक है ना, सब लोग इक्वल बेसिस पे आ जाए। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड को लोग फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सिस्टम से। सिस्टम से कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैंने किया था। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आप लोग कहूँ कि जितने भी मेजरमेंट्स के तरीके थे, मेजरमेंट्स करना, वेट को तौलना, टाइम को मेजर करना, सभी चीज़ को मेजर करने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह 3 सिस्टम बनाए गए, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए। पहला सिस्टम था MKS, दूसरा था CGS और तीसरा था FPS। क्लियर, 3 सिस्टम बनाए गए, ठीक। MKS का मतलब क्या है, MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। क्लियर। CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। और FPS का मतलब है फुट, पाउंड और सेकेंड। इसका मतलब था, यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जो मीटर, सेंटीमीटर और फुट है, ये किसको बता रही हैं, ये लेंथ की यूनिट्स है ना। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड ये किसको बता रही हैं, ये मास की यूनिट बता रही है। क्लियर है। और सेकेंड आप तीनों में देखिए सेम है, ये किसकी यूनिट बता रही हैं, ये टाइम की यूनिट बता रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगा आप लोगों को कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए। एक ऐसे सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सभी लोग फॉलो करना है, ठीक है ना। ताकि जो एक्सचेंज सिस्टम है या कोई भी प्रैक्टिकल हो रहा है या कोई भी रिसर्च हो रहा है, तो जो एक स्टैंडर्ड बना गया है वो पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करें, ठीक है, ताकि सभी चीज़ें सेम रहे, ठीक है ना, कोई कंट्राडिक्शन ना आए। इसलिए 3 सिस्टम बनाए गए, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, ठीक है। MKS का फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और फुट का फुट, पाउंड, सेकेंड। ये जो FPS है वो ब्रिटिश सिस्टम है। वो क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में अपने यहाँ यूज नहीं होता, अपने यहाँ के पास 2 ही यूज होता है, MKS और CGS। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, बस कन्वर्जन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ देखिए हमने फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। उसी 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक यूनिट थी लेंथ, ठीक है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं लिख रहा हूँ, उसको आपको याद करना है। पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगर याद हो सकता है तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत 11th और 12th दोनों में पड़ेगी। और अगर आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो कम से कम धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है ना। पर याद कोशिश करिए कि याद हो जाए, नहीं याद होता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर धीरे धीरे आपको 12th तक याद हो ही जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि 1 लाइट ईयर, आपने जानते होंगे कि जो लाइट ईयर होती है वो लेंथ की यूनिट है, सब लेंथ की यूनिट है। यहाँ तक 8 तक, एक देखो नंबर में डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ये सब लेंथ की यूनिट है। लाइट ईयर क्या है, लेंथ की यूनिट है। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है।
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है ना, जो एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पार्सेक, पार्सेक भी क्या है, लेंथ की यूनिट है, जो 3.26 लाइट ईयर होती है। 1 पार्सेक में कितना टाइम 3.26 लाइट ईयर होता है लेंथ, ये भी लेंथ की यूनिट है। 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को एक के ऊपर 0 ऐसे लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर में 10⁻15 मीटर है। 1 एटॉमिक मास यूनिट मास की यूनिट है, और 1 सेक 10⁻8 सेकेंड होता है, ये टाइम की यूनिट है। फिर से देख लीजिए, ये 8 तक क्या है, लेंथ की यूनिट है, और 9 नंबर क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी थी 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये मास यूनिट है, और 1 सेक 10⁻8 सेकेंड होती है, टाइम यूनिट है। तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, जैसे मान लो सप्लीमेंट्री लग जाता है, आपको मान लो आप किसी क्लास में फेल हो गए तो आपको सप्लीमेंट्री लग गया, ठीक है ना, तो फिर एक मौका दिया जाता है कि आप फिर से एग्जाम दे दीजिए और फिर पास हो जाइए। तो इसी टाइप का समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, जैसे आपको असिस्टेंट जैसे होते हैं ना वैसे ही, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 आती हैं। एक होता है एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, रेडियन, ठीक है ना। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होती है, ठीक है ना। ये जो एंगल होता है वो 2D सिस्टम में यूज किया जाता है, 2 डायमेंशन, और जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D सिस्टम में यूज किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्लियर है। तो 2 यूनिट्स, 2 क्वांटिटी है, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है ना। एक यूनिट होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। एंगल का यूज किया जाता है 2D में, जो आप सब लोग पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार मैं इसको रिवीजन करूंगा, और सॉलिड एंगल आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंगल से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, आपने देखा होगा सर्कल है, सर्कल है, तो सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है, और ये इसकी क्या है, ये रेडियस है, मान लिया ये रेडियस है, आर क्या है हमारी, रेडियस है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मान लिया ए से बी चला, तो ये भी तो रेडियस आर आएगी, क्या चला, एंगल, थीटा एंगल चला। तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, वो ए बी क्या है, अर्क है, ए बी अर्क है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला, जिससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए से बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल में चला थीटा, ठीक है। तो एक एंगल आया, थीटा एंगल आया। तो आपको पता है कि एंगल क्या होता है, एंगल होता है अर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, अर्क अपॉन रेडियस, क्लियर है। अर्क क्या है हमारा, ए बी है, ठीक है ना, और रेडियस क्या है, आर है, क्लियर है। अर्क क्या है, ए बी है, और रेडियस क्या है, आर है, क्लियर। अच्छा, यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन होता है, क्लियर। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन होता है, समझ में आया। बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एंगल को बताना है, एंगल क्या होता है, अर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है ना। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। आपको अगर ये पता हो कि इस पूरे सर्कल में अगर इसकी रेडियस आर है, ये सेंटर ओ है,
तो इस पूरे रेडियस को में एक पूरे सर्कल को जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई होता है। क्लियर है? 2 पाई क्या है, एंगल है। 2 पाई पूरा एक सर्कल का एंगल है। समझ में आया? और 2 पाई आपको पाई पता होता है 180 डिग्री होता है। पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर? 2 पाई एंगल पूरा सर्कल का होल सर्कल का, ये पूरे सर्कल का जो कितना होता है 2 पाई होता है, और पाई की वैल्यू कितनी 180 होती है। तो अगर हमको बताना है कि मान लीजिए कि हमको बताना है 45 डिग्री, 45 डिग्री को किससे बताना है, डिग्री में है, ये किस में है 45 डिग्री। ठीक है, इसको अगर मुझको बताना है कि आप रेडियन में बताओ, तो रेडियन में बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। मैं ये कहता हूं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, तो 45 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 45। क्लियर है? इसको डिवाइड करोगे आप तो 4 आएगा, यानी 45 डिग्री में कितना रेडियन आ गया, पाई बाई 4 रेडियन आ गया। क्लियर है? 45 डिग्री में कितना आ गया, पाई बाई 4 रेडियन आ गया। यानी आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, अगर डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। 45 डिग्री का कितना होता है, पाई बाई 4। इसको नोट करिए। चलिए और भी देखते हैं आगे, और भी देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमको 30 डिग्री का देखना है, 30 डिग्री का देखना है। किसको में बताना है, रेडियन में बताना है। तो आपको पता है कि 180 डिग्री का कितना होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का पाई बाई 180 रेडियन, तो 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30, ये 6 बार में जाएगा, कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन आता है। यानी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, 45 का हम लोग निकाल चुके हैं, 30 का निकाल चुके हैं। 60 डिग्री का देखिए, 60 डिग्री को किसे बदलना है, रेडियन में बदलना है। क्या करें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखिए 60 इंटू पाई बाई 180, तो कितना हुआ, पाई बाई 3 रेडियन आ गया, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। क्लियर है? क्लियर है? यानी अगर किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो क्या करें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। नोट करिए। अब देखिए, क्या रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, क्या रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है क्या, देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर डिग्री को रेडियन बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर रेडियन को किसे बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो उल्टा कर देना, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें, उल्टा कर दें। कैसे आया देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री, डिग्री लिखो या ऊपर 0 लगा दो। तो मैं कहता हूं कि पाई बाई 4 रेडियन में, पाई बाई 4 रेडियन में कितना आया, तो 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4, पाई से पाई कटा, ये कितना आया, 45 डिग्री आ गया। क्लियर है? यानी अगर पाई बाई 4 रेडियन को 45, अभी हमने बताया था ना कि 45 का पाई बाई 4 रेडियन होता है।
तो हमने रिवर्स प्रोसेस में भी देखा कि π/4 रेडियन का कितना होता है 45 डिग्री होता है। यानी अगर मैं ये फार्मूला याद हो जाए हमको कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो हम क्या करें 180/π से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, नोट करिए, समझ में आया? पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए और समझते हैं, और का भी और एग्जांपल्स भी समझते हैं, और एग्जांपल्स भी समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करें 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए देखते हैं, मान लो हमको π/2 को बदलना है, किस में बदलना है डिग्री में बदलना है, डिग्री में बदलना है ना, तो π/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 180/π से, पाई से पाई कट गया, ये 90 डिग्री आ गया। क्लियर है? यानी π/2 का कितना हुआ, π/2 रेडियन लिखो या 90 डिग्री लिखो, बात एक ही है। चलिए और देखते हैं, π/4 का हो गया, π/2 का हो गया, π/3 का देखते हैं। π/3 में हम क्या करें 180/π से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो पाई से पाई कट गया, ये 60 बार में जाएगा तो 60 डिग्री आया। क्लियर है? यानी π/3 रेडियन का क्या होता है 60 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग कोई भी डिग्री का एंगल में कन्वर्जन कर सकते हो, सॉरी डिग्री में का रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन का डिग्री में और डिग्री का रेडियन में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई, एंगल समझ में आया, एंगल समझ में आया। और ये 2D में होता है, 2D का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें सर्कल ही तो आएगा 2D है ना, सर्कल आएगा 2D में, एक्स और ये वाई एक्सिस। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसके लिए मैंने बताया था, किसके लिए यूज होता है 3D के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम लोग जो इमेजिन करेंगे, मान लिया मैंने ये इमेजिन कर रहा है जो सर्कल की तरह दिख रहा है, पर ये एक्चुअली में सर्कल नहीं है, क्या है ये स्फेयर है। और स्फेयर कैसा होता है आपको पता है, स्फेयर कैसा होता है 3D होता है, जिसकी इसका ये सेंटर है। हमने क्या किया है, ध्यान समझिएगा कि इस स्फीयर में हमने कोन टाइप का एक एरिया लिया है। क्लियर है? एक कोन टाइप का एरिया लिया है। ठीक है, सेंटर्स मिला देते हैं, जिसकी ये रेडियस है, ये क्या है एक रेडियस है। ठीक है, आप क्या करिए एक सेंटर मानिए 3D स्फीयर में ले लीजिए, 3D स्फीयर बॉल में ले लीजिए, और बॉल में एक सेंटर मान लीजिए, और सेंटर से इस एक छोटा सा सरफेस ले लीजिए और इससे मिलाइए, ये मिलाइए, तो ये फॉर्म होगा। आइसक्रीम का कोन देखा आपने, आइसक्रीम का कोन देखा, मैं दिखा रहा हूं, आइसक्रीम का कोन देखा है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या आ रही है, ये रेडियस आ रही है, ये इसका सेंटर है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा हो रहा है सॉलिड एंगल। ये जो फॉर्म हो रहा है वो सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, और ये वाला जो क्या है, ये छोटा सा एरिया है, ये डी एरिया है ये वाला। और आपको पता होगा, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि एरिया क्या होता है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन वो आउटवर्ड होती है। ठीक है ना, तो ये हमारी रेडियस है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे मैंने प्लेन एंगल में बताया था, इससे पहले क्या बताया था, प्लेन एंगल बताया था ना कि एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। सिमिलरली इसमें क्या होता है, जो सॉलिड एंगल होता है, अगर आपने फिर से इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने एक कोन बनाया है, ये कोन है, जैसे आपने मूंगफली वगैरह जो खाते हैं लोग देखते हैं बनाते हैं सब कोन की तरह, देखिए एकदम ऐसे ही कोन की तरह बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये देखिए ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये देखिए। तो ये छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा एरिया है,
क्लियर है ना? यहाँ देखिए, देख रहे हैं, ये इसका सेंटर है। तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये सेक्शन, ये जो छोटा सेक्शन वो क्या है? सॉलिड एंगल है। ये छोटा सा एरिया हो गया, ये छोटा सा ये आ रहा है आपका, ये मान लीजिए आ रहा है ये कौन, ये सेंटर हो गया, और ये जा रहा है ये 3 डायमेंशन, इसलिए 3 डायमेंशन में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई है? ये छोटा सा एरिया आ रहा है, इसमें हम लोग क्या लिए थे? अर्क लिए थे। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एरिया ले रहा है, छोटा सा एरिया। क्लियर है? तो जो एंगल होता है ये है हमारा सॉलिड एंगल, ये है। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। क्या डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से। ये क्या है? डी ओमेगा से। ये क्या है हमारा? डी ए एरिया है। ये क्या है? डी ए एरिया है। डी ए क्या है? स्मॉल एरिया है। क्लियर है? स्मॉल एरिया है। और डी ओमेगा क्या है? स्मॉल सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? स्मॉल सॉलिड एंगल इक्वल टू स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो अगर मैं पूरा एंगल ले लूं, पूरा एंगल ले लूं, ठीक है, तो डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू डी ए हो जाएगा। डी ए स्मॉल एरिया है, ये क्या है? स्मॉल एरिया है, इसको डी ए से डिनोट करते हैं। मैं डी ए क्या लिख रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बताऊंगा तो मैं क्लियर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ओमेगा डी ए है। तो अगर मैं टोटल एरिया ले लूँ ए, तो जो डी ओमेगा होता है, आपको मैंने बताया था कि प्लेन एंगल में जब ये पूरा सर्कल घूमता है तो क्या होता है? 2 पाई होता था। तो सिमिलरली जब सॉलिड एंगल में पूरा घूमता है तो उसको 4 पाई होता है। ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ स्फीयर आता है, यहाँ से क्या आता है? स्फीयर का एरिया आता है। स्फीयर एरिया है ना, ये कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यही सॉलिड एंगल होता है। ये बातें क्लियर हुई? सॉलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। फार्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? इसी रीजन से ये एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको प्लेन एंगल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज देखेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज वे होती थी जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती थी, किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकती, और उनकी हेल्प से हम अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते थे। तो वही डिराइव क्वांटिटीज है। डिराइव क्वांटिटी वे क्वांटिटीज हैं जो डिराइव हो सकती है अदर फिजिकल क्वांटिटी से। वो अदर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वो अदर फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी? वो है फंडामेंटल। वो है कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो। क्लियर है ना? यानी डिराइव क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव किया जाता है। समझते हैं? समझते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया है। एरिया क्या होता है? आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ है, तो एक्चुअली में दोनों तो लेंथ ही है, ब्रीथ को प्रकार से लेंथ ही तो कह सकते हैं। तो क्या ये जो एरिया है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो गई? क्लियर? सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो हाइट और ब्रीथ भी क्या प्रकार की? लेंथ है। चलिए और देखते हैं। स्पीड क्या होता है? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है? ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड, क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है? क्लियर है? चलिए देखते हैं। फोर्स का देखते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, और एक्सीलरेशन को क्या मैं लिख सकता हूं? एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्चुअली होता है, मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखता हूं। और वेलोसिटी स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या क्या आ गया? मास इंटू डिस्टेंस
अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाता था, याद आ रहा है? तभी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट आती थी, याद आ रहा है? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो क्या ये जो फोर्स है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइंड हो गई? मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी और टाइम भी है। तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती है। क्लियर है? एग्जांपल क्या आ गया आपका? एग्जांपल क्या हो गया? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, जो भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए, एसेट्रा आप लोग कर लीजिएगा आगे, एसेट्रा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशंस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? आपको पता है कि जैसे मैं कहूं कि एरिया है, एरिया क्या है? तो उसमें क्या है? एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ है ना। इसके 2 डायमेंशन, एक लेंथ है और एक ब्रीथ है। ठीक है? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में क्या है? 3 डायमेंशन है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। समझते हैं? जैसे देखिए, ठीक है, ये क्यूब या क्यूबाइड हो सकता है। तो क्या है इसकी? ये लेंथ मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, ये ब्रीथ मान लीजिए, और ये क्या है? इसकी हाइट है। ठीक है? क्लियर है? ये सरफेस है, इसकी लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो 2 डायमेंशन आए ना, इसके 3 डायमेंशन आए ना। क्लियर है ना? तो डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है कि डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मानते हैं कि लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे और क्या करेंगे, उसको डबल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? लेंथ को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे और बड़े ब्रैकेट में। मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, वो भी बड़े ब्रैकेट में। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। क्लियर है? करंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है? टेम्परेचर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना होगा तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे करते हैं टेम्परेचर को? थीटा से। 1 2 3 4 5। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, यही 5 क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशन फार्मूला क्या है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लोग समझ में आया? अभी मैं लिखवा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, अभी मैं कहूँगा कि लिख लीजिएगा। ठीक है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो डिराइव्ड है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड है, उनको डायमेंशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एरिया और जो वॉल्यूम है वो क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसके 2 डायमेंशन है, इसके 3 डायमेंशन है। सिमिलरली हर फिजिकल क्वांटिटी की, हर डिराइव क्वांटिटी की क्या होगा? कुछ डायमेंशंस होंगे। और डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, मास को एम से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से डिनोट करेंगे और करंट को ए से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करेंगे। सिमिलरली अब देखते हैं इसको, मान लो कि हमको लेंथ को रिप्रेजेंट करना था तो हम कैसे करेंगे? सॉरी, एरिया को। तो एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। समझ लीजिए पहले। तो लेंथ को क्या है? एल से डिनोट करेंगे और ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ ही तो है। तो ये एल आया, इसको क्या मैं एल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारी डायमेंशन है। इसकी डायमेंशन कितनी है? 2 है। डायमेंशन कितनी है? 2 है। और इसकी बेस यूनिट क्या है? लेंथ है। यूनिट का क्या है? मीटर। तो इसे ना मीटर स्क्वायर होता है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो वही लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये डायमेंशंस क्या है उसकी? हाँ, तो देखिए, तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। यही जो पावर आई थी, इसमें जो ये पावर आई है ना, वो आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या है? हमारी लेंथ है। द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटी आर रेज, यानी मीटर का स्क्वायर, आर रेज टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस वे होते हैं जो किसी भी बेस क्वांटिटीज के पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बेस क्वांटिटीज की पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी यूनिट्स को
रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो एरिया को हमको लिखना हो तो क्या एल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। वॉल्यूम का अगर लिखना होता, देखिए अगर वॉल्यूम को हमको लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते, एल का क्यूब होता ना, एल एल एल, एक्चुअली लेंथ भी तो एक लेंथ है, ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ है, हाइट भी लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एल क्यूब होगा कि नहीं। क्लियर है। तो ये हमारी पावर हो गई, ये हमारी डायमेंशंस हो गई। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिजाइन किया जाता है। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस आपको क्लियर है। डायमेंशंस क्या होती थी कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को उसकी बेस यूनिट के कितने पावर है उसका डायमेंशंस होता था। ठीक है ना, 20 यूनिट की जैसे मीटर स्क्वायर है, एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर आया था। एल क्या है, लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, इसलिए तो हम एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था, उनकी बेस यूनिट्स की जितनी पावर थी उसकी डायमेंशंस थी, और उसी डायमेंशंस को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला को डिजाइन किया जाता है। डायमेंशनल फार्मूला को डिजाइन किया जा सकता है। तो डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, देखिए, द एक्सप्रेशन विच शोज कि हाउ एंड विच, कैसे और कौन सा, ऑफ द बेस क्वांटिटीज, कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वो ऐसा एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी और कैसे बेस क्वांटिटीज ने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो उसको क्या कहता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। क्लियर है। और मैं भी समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ तो क्लियर है हो जाएगा। ठीक है ना, तब तक नोट करिए, इसको नोट करिए, पॉज करके नोट किया करिए। चलिए देखते हैं। आपको मैंने बताया था को लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। ठीक है। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करना था, टी से। मास को किससे रिप्रेजेंट करना था, कैपिटल एम से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करना था, ए से। और टेम्परेचर को थीटा से। इन्हीं की हेल्प से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे, डिजाइन करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे सिंपल और सबसे पहला वो है एरिया। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और ब्रीथ को एल से। ठीक है। तो क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। वही चीज बता रही है, द एक्सप्रेशन विच सोज एंड हाउ एंड विच ए बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, कितने पावर से उसकी डायमेंशन हो गई 2, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्लियर है। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग वॉल्यूम का निकालेंगे, देखिए अगर हम लोग वॉल्यूम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा, एल एल और एल, तो क्या हो जाएगा हमारा, एल पे पावर 3। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपन टाइम ना। ठीक है, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है, एल से, और टाइम को टी से। क्लियर है। अच्छा, ये एल तो ऊपर रहेगा, जब ये टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा,
एल टी माइनस वन, यानी स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल टी माइनस वन। ठीक है। सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो, वो एक्चुअली में लेंथ ही है। और डायमेंशन फार्मूला में साइन वगैरह नहीं देखते कि वेक्टर है कि स्केलर है, ये नहीं रिप्रेजेंट करना है हमको, बस ये रिप्रेजेंट करना है कि बेस क्वांटिटीज की पावर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, टाइम को टी से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। क्लियर है, नोट करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। वेलोसिटी का भी हम लोग निकाले हैं, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन होता है ना, टाइम का क्या हो गया, टी। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, पहले से माइनस वन था, तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्स का। फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब फॉर्मूला आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। तो मास को किससे रिप्रेजेंट करना था, आपकी मैंने आपको बताया था एम से, और एक्सेलरेशन का भी हम लोग निकाले हैं, क्या है, एल टी माइनस टू। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, एम एल टी माइनस टू। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्क का। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है। फोर्स का क्या होगा, अभी निकाले हैं हम लोग, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल। तो आप देखिए एल के पावर वन, एल के पावर वन, तो क्या एल के पावर टू हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहां देख लीजिए वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से देख लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन आ गया। उसी एल टी माइनस वन का वेलोसिटी का भी हो जा रहा है, एक्सीलरेशन का क्या हो जा रहा है, एल टी माइनस टू, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमको पता है। तो अगर आपको कुछ बेसिक्स पता है तो आप आगे की भी डायमेंशन फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स का निकालने के लिए आपको एक्सीलरेशन पता होना चाहिए, एल टी माइनस टू है तो एम एल टी माइनस टू हो गया है। वर्क की फार्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू और फिर एल, तो एल 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 स्क्वायर हो गया है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रेशर। प्रेशर का देखते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इधर हो गया, और एल जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस टू हो गया ना। अब ये देखिए एल के पावर ये वन है, ये माइनस टू है, तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन, ये प्लस वन और माइनस वन हुआ ना, माइनस टू। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 8 तक हो गया था, 9 नंबर देखिए। एनर्जी का देखिए, एनर्जी का क्या होता है। आपको पता है कि जो एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यानी जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही वर्क का होगा, और वर्क आपको पता है, अभी मैं बताया था क्या होता है, mL²T-2। तो एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2। ठीक है। एंगल का देखिए, एंगल का क्या होगा, एंगल आपको पता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना। यूनिट क्या बताया था मैंने, रेडियन। यूनिट क्या बताई थी, रेडियन। अर्क की प्रकार की लेंथ ही तो है, तो लेंथ लेंगे, और रेडियस इस प्रकार की लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, ये L के पावर 0 हो जाएगा। यानी एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, दैट इज ये क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या था, डी ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या हो रहा था, DA/R का स्क्वायर। ये क्या था, एरिया था ना, एरिया का आपको मैंने बताया है L का स्क्वायर होता है, और रेडियस का स्क्वायर है, यानी रेडियस भी करके लेंथ है, तो L का स्क्वायर हुआ, तो यानी क्या हो गया, L के पावर 0 हो गया। यानी ये क्या है, सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी इसका भी कोई एंगल नहीं होता है। और यूनिट क्या बताया था मैंने, यूनिट बताया था स्टेरेडियन, स्टेरेडियन बताया था मैंने यूनिट। क्लियर है ना, ये इसकी यूनिट है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L के पावर 0, यानी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशन लेस होती है क्वांटिटी। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया m, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा LT-1। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mLT-1। नोट करिए, मोमेंटम का नोट करिए, mLT-1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं हम लोग डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा m, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L के पावर Q। तो क्या हो जाएगा mL-3। क्लियर है, तो mL-3। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा mL-3, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला तो कोई भी किसी का भी डेंसिटी हो, डायमेंशन फार्मूला तो सेम होगा ना, तो mL-3। तो n क्या हो जाएगा m के पावर 0 L के पावर 0, यानी m से m कट गया जो पावर थी, और -3 से -3 कट गया।
क्लियर है? यानी ये भी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप लोग 11th या 12th में पहुँचेंगे तो हर क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला देखेंगे। अभी फिलहाल जो 11th में ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज़रूरत से हम लोग आगे भी डिराइव कर सकते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स, जो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाए उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। फिर से सुन लीजिए, जो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाए दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। जैसे आप लोग देखिए, जो कराटे से ईंट तोड़ देते हैं वो क्या होता है, बहुत तेजी से मारते हैं, जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है इतना कम होता है कि जो फोर्स उसकी वाली होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज टूट जाती है। तो इम्पल्सिव फोर्स होता है फोर्स इनटू टाइम। क्लियर है? यानी टाइम घटा देते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, अगर इम्पल्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स का क्या होगा, ml t-2, और टाइम का क्या आ जाएगा, t। तो क्या हो गया फार्मूला, ml t-1। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर का। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपको बताया था क्या होता था, ml² t-2, और टाइम का t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t जो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, ml² t-3। नोट कर लीजिए। देखो ये चीज़ अलग है और पावर का ये अलग है। ठीक है, नोट करिए।